हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बंसल अकेडमी यूट्यूब चैनल। आपको पता है ये हमारी HPTGT केमिस्ट्री के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स के सॉल्यूशन की सीरीज चल रही है। ये हमारा 2004 का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 26 ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट बताओ। कहता O2 H2O2 ऑक्सीडाइजेज Fe2 टू Fe3। ये ट्रू है क्योंकि H2O2 क्या होता है, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। H2O2 कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2SO4। ये भी ट्रू है। आपका ये प्रोडक्शन का जो है आपका कॉन्सेप्ट चला जाता है कि H2O2 का सिंथेसिस कैसे होता है। H2O2 रिड्यूसेस दिस टू दिस। ये भी ट्रू है। देखिए आपको ना मान लीजिए बाकी सारी आपको मान लीजिए कुछ भी नहीं पता है इनमें से, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो गलत है वो एकदम ही गलत है। इसमें उन्होंने बोला H2O2 इज अ वीक बेस। नहीं, H2O2 इज अ वीक एसिड। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको ये सब भी नहीं पता है कि ट्रू है कि फॉल्स है, लेकिन अगर आपको ये पता है कि H2O2 वीक बेस हो ही नहीं सकता ना, उसमें से कभी भी आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं सबसे अच्छे? जो खुद ऑक्सीडाइज हो औरों को ऑक्सीडाइज करते हो, खुद रिड्यूस होते हो, है ना। और वो कौन होते हैं? एसिड्स होते हैं। एसिड्स इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो सीधी सी बात है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहा है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज इम्पॉसिबल इफ, ये आपका डेल्टा एस होगा। देखिए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैसे देखते हैं? हम देखते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। पहले ऑप्शन में बोल रहा है कि दोनों अगर नेगेटिव हो, ये भी नेगेटिव हो और ये भी नेगेटिव हो, बस हमें यहाँ पे क्या है कि ये अगर नेगेटिव होगा और टी तो आपका पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे बाहर नेगेटिव का साइन है ना। तो हम क्या चाहेंगे, ये भी नेगेटिव वैल्यू, ये भी नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव प्लस पॉजिटिव, है ना। आई होप यहाँ पे मेरी फोटो ना आ रही हो आप लोगों को, है ना। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी ओवरऑल नेगेटिव आ सकती है अगर ये वाली, यानी कि जो नेगेटिव वैल्यू है ये पॉजिटिव वाली से बड़ी हो। आ सकती है? सच है? हाँ, ओके। यानी कि ये ओवरऑल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकता है। ये रिएक्शन ओवरऑल स्पॉन्टेनियस हो सकता है ना, अगर डेल्टा एच की वैल्यू टी डेल्टा एस से बड़ी हो जाए, है ना। ठीक है, ओके। ऑप्शन नंबर बी देखो। ऑप्शन नंबर बी में क्या था? बोथ डेल्टा एस दोनों ही पॉजिटिव हो। यहाँ पे डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये आपकी वैल्यू पॉजिटिव है, ये माइनस में है, और ये अंदर वाली वैल्यू जो है वो आपकी वो भी पॉजिटिव है। जब वो बाहर निकलेगी तो यहाँ से कैसी लगेगी? नेगेटिव। अब ये हमें ओवरऑल क्या बनाना है? नेगेटिव बनाना होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। तो अगर ये जो नेगेटिव वाली वैल्यू है ये पॉजिटिव वाली से बड़ी हो जाए, बहुत ज्यादा बड़ी, तो ये ओवरऑल डेल्टा जी नेगेटिव आ जाएगा। आ जाएगा, पॉसिबल है, पॉसिबल तो है, तो ये भी आपकी वैल्यू जो है वो पॉसिबल तो है। ठीक है, अगला चलते हैं। डेल्टा एच इज नेगेटिव एंड डेल्टा एस इज पॉजिटिव। ये तो सबसे प्यारा आपका जो है सिनेरियो हो जाता है। क्या क्या कह रहे हैं कि अगर मान लो ये वैल्यू तो आपकी नेगेटिव है और ये वैल्यू आपकी जो ब्रैकेट के अंदर है वो आपकी पॉजिटिव है, तो ये तो एकदम प्यारा सिनेरियो हो गया ना। ओवरऑल नेगेटिव ही आएगा, कोई मतलब ही नहीं है। डेल्टा एच चाहे बड़ा है डेल्टा एस चाहे छोटा, कोई मतलब ही नहीं है, हमेशा वैल्यू नेगेटिव ही आएगी। ये तो सबसे फेवरेबल रिएक्शन होगी। कहता है अगला रिएक्शन, अगला क्वेश्चन सॉरी ऑप्शन देखो, डेल्टा एच इज पॉजिटिव एंड डेल्टा एस इज नेगेटिव। ये ऑप्शन है आपका सही ऑप्शन। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव हो और ये वैल्यू आपकी नेगेटिव हो। अब ये बाहर से जब आएगी रिएक्शन मल्टीप्लाई करके तो ओवरऑल ये पॉजिटिव ही रहेगी। अब आप इसको किसी भी वैल्यू को किसी भी कीमत पे नेगेटिव नहीं बना सकते, तो ऐसी रिएक्शन जो है वो कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 28, which of the following ions will finally give a black precipitate of Ag positive? Ag positive, ये आंसर यही आएगा क्योंकि आपको ये याद कर लेना है। जब ये Ag पॉजिटिव से रिएक्शन होगी इसकी तो ये बनाएगा Ag2S2O3।
ठीक है, ये पानी के साथ रिएक्ट करके बच्चों H2SO4 प्लस Ag2S बनाता है। इसका कलर जो होता है वो ब्लैक होता है। ओके, ऑप्शन डी। 29. AgCl precipitate dissolve in NH4OH due to formation of, ये आपको हमेशा याद रखना है कि Ag जो होता है वो हमेशा आपको कैसे प्रोडक्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे देता होता है, हमेशा ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देता होता है जिसमें Ag का कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो हमेशा आपका 2 रहना चाहिए NH3 के साथ। ओके ओके, और क्योंकि Cl वहां पे डिसॉल्व Cl वहां पे रहेगा तो Cl भी आपका आयन काउंटर आयन की तरह काम करेगा। तो ऑप्शन डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, विच वन इज यूज्ड एज व्हाइट पिगमेंट, इनमें से ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। व्हाइट पिगमेंट जो होता है आपका TlIO2 ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 31, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज स्पेसिफाइड बाय, एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कौन देता है, देखिए बोहर के अकॉर्डिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन की -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर होती है। तो कौन सा क्वांटम नंबर यहाँ पे यूज हो रहा है, आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, विच विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ डबलिंग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसको अच्छे से करते हैं, आ जाइए। कहता है एक कोई रिएक्शन है ए से बी जा रही है, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है मैं आर लिख रही हूँ, ठीक है, हमें नहीं पता किस ऑर्डर की, हम मान लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन उसका एन है, तो रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एन है, तो रेट ऑफ रिएक्शन आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर एन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ओके, ऐसे लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन यही होता है, ठीक है। अब हमें पता नहीं है ये एन की वैल्यू क्या है, यही हमें निकालनी है। कहता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ the doubling of concentration of reactant increases the rate by यहाँ पे ये हटा दो, increases by a factor of 4, the tripling the concentration of the reactant increases the rate by a factor of 9। कहता है अगर मैं ये कंसेंट्रेशन बढ़ा दूं, ये R1 मान लो, अगर मैं कहता है ये कंसेंट्रेशन A की बढ़ा देता हूं, A की कंसेंट्रेशन लिख रखा ना, ए की कंसंट्रेशन डबल करने से जो रेट ऑफ रिएक्शन है, हाँ अभी चाहिएगा, बोल रहे हैं ना वो खुद कि अगर मैं ये डबल कर दूं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल कर दूं तो रेट कितना हो जाता है, 4 टाइम्स बढ़ जाता है, यानी कि 4 गुना रेट बढ़ जाता है अगर मैं कंसंट्रेशन 2 टाइम्स कर दूं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। कहता है कि रेट जो वो ट्रिपल टाइम बढ़ जाता है अगर आपकी कंसंट्रेशन को अगर ट्रिपल कर दूं, तीन गुना कर दूं, तो रेट ऑफ रिएक्शन 9 गुना बढ़ जाता है। आपको दिख भी रहा है जैसे जैसे वो इसको बढ़ा रहा है 2 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन हो रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं, हम 1 डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं, बाकी लास्ट वाली उसका जरूरत है नहीं आपको, वैसे लास्ट वाली ट्रिपल की जरूरत है नहीं, पर वो यूज करता है तो चलो ठीक है, हम भी कर ही लेते हैं, ठीक है, उसको भी कर ही लेते हैं यूज। कहता है कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन 9 गुना बढ़ जाता है पहले से, पहले तो R था ना, पहले तो R था, तो अगर कंसंट्रेशन आपने 3 टाइम्स किया तो रेट ऑफ रिएक्शन 9 गुना हो जाता है, कंसंट्रेशन 2 टाइम्स किया तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना हो जाता है, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये ले लो, एक इक्वेशन ये ले लो, दोनों को डिवाइड कर दो, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के कांस्टेंट के लगा दो, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन क्योंकि सेम ही रिएक्शन है ना, तो रेट कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के हम यहाँ पे रेट कांस्टेंट के लगा देते हैं, ठीक है। ओके, तो इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो इक्वेशन 2 से, ठीक है। तो 1 क्या है 4R डिवाइड बाय 2 क्या है 9R इज इक्वल टू, ऊपर क्या है कंसंट्रेशन ऑफ 2 की पावर n डिवाइड बाय
कंसंट्रेशन ऑफ 3a की पावर n। ये तो इससे कट गया, r से r कट गया, ठीक है। मैं सारी चीजें ये एक्स्ट्रा वाली यहाँ से हटा देती हूँ। आप लोग अपने जो सॉल्यूशन है कॉपी में जो आप बना रहे हैं वहां पे ये लिख लीजिएगा साथ के साथ। काट दिया इनको, क्या क्या बच गया, ये लो, ठीक है। दोनों का आप देखो, ये a से a की पावर n है, ये a की पावर n है, तो ये a से a भी काट दो, सिर्फ 2 की पावर n बच जाएगा और 3 की पावर n बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो मैं ये भी काट रही हूँ, आप लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इज इक्वल टू 2/3 की पावर ओवरऑल n, है ना, ठीक है। अब आपको यहां से दिख रहा है 2/3 की पावर, 2/3 की पावर अगर मैं मान लो 2 कर दूं तो किसके बराबर आएगा, तो 2 की पावर 2 यानी के 4 और 3 की पावर 2 यानी के 9, सही बात है। यानी कि ये n किसके बराबर होगा, इसको मैं यहाँ पे आपको ऐसे लिख के, मैथमेटिक्स है, इट्स नथिंग, जस्ट मैथमेटिक्स ना, और कुछ भी नहीं है ये अब, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आप सिर्फ मैथमेटिक्स बच गया। मैं क्या कह रही हूँ कि 4/9 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 इंटू 2, 3 को कैसे लिख सकती हूँ, 3 इंटू 3, सॉरी 9 को कैसे लिख सकती हूँ, 3 इंटू 3, यहाँ पे 2/3 की पावर n है ही, इसको 2 इंटू 2 को क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 2, 3 को क्या लिख सकती हूँ, 3 इंटू 3 को 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 2/3 की पावर n तो है ही। अब ये देखो, ऊपर वाले की पावर और नीचे वाले की पावर सेम है, तो इनको ओवरऑल सेम एक ही जगह पे लिख सकते हैं, ऐसे लिख दूं, दोनों की पावर एक साथ 2 लिख दूं, एक साथ 2 आ गई। अब जब बेस, दोनों का बेस क्या है बच्चों, सेम है, तो बेस जब सेम होता है तो आप पावर को इक्वेट कर सकते हो, यानी कि n की वैल्यू आ गई 2 आ गई, यानी कि सेकेंड ऑर्डर का आपका रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एप्लीकेबल टू इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर्स पे इनमें से कौन सी जो आपकी स्टेटमेंट है वो फॉलो नहीं होती है। न्यू प्रोडक्ट शो अप एट द इलेक्ट्रोड्स, ये तो ट्रू है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स में यही तो करते हैं ना, हम ऐसे 2 अलग अलग डब्बों में इलेक्ट्रोलाइट्स रखते हैं, फिर उसमें एक एक रोड रखते हैं, उस रोड के ऊपर जो है आपका आयंस जो होते हैं वो रिड्यूस होके ऐड होते हैं, और एक आपकी रोड जो होती है वो पिघलती चली जाती है ना, ऐसे ही करते होते हैं। आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द करंट, यस, क्यों, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर वही तो होते हैं ना जिनमें आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। शो अ पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर कंडक्टेंस, यस, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टेंस बढ़ती है, यस, क्यों, क्योंकि मूवमेंट ऑफ आयंस बढ़ता है। A single stream of electrons flow from cathode to anode, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं कैथोड से एनोड की तरफ, नहीं, आयंस भी फ्लो करते हैं इसमें, इसलिए ये फॉल्स हो जाता है। तो इसका आंसर सी नहीं, इसका आंसर डी आएगा बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, फॉर अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर द एनर्जी विल बी मैक्सिमम फॉर द ऑर्बिटल। ये हमें बचपन में ही एटॉमिक, उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में पढ़ा दिया जाता है कि S की एनर्जी जो होगी वो सबसे कम होती है, फिर P की, फिर D की और फिर F की, ठीक है। बाकी वैसे सिर्फ इस बेसिस पे ही हम एनर्जी नहीं देखते हैं, हम n+l टोटल वैल्यू देखते होते हैं वैसे, लेकिन पर फिर भी अगर आप अदरवाइज एनर्जी देखना चाहते हैं तो F की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। एनर्जी सबसे ज्यादा होने का मतलब क्या होता है, उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम रहती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर, इसके लिए ऑप्शन डी आंसर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, इन द रिएक्शन, कहते हैं ये आपका रिएक्शन है, इसके अंदर कह रहा है द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन, कहता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू किस बात पर डिपेंड करती है। ये आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि इक्विलिब्रियम की कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो किसी भी चीज पे इस दुनिया में डिपेंड नहीं करती है एक्सेप्ट टेम्परेचर, किसी भी चीज पे नहीं करती है। और तो ऑप्शन डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, द वेपर प्रेशर ऑफ ऑल लिक्विड्स इज, कहता है वेपर प्रेशर सारे के सारे लिक्विड्स का क्या होता है। वेपर प्रेशर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, नहीं, झूठ है ये,
टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे आपके मॉलिक्यूल उतना ज्यादा वेपर फेज में जाएंगे ना, तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। द सेम एट देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ ऑल लिक्विड्स, सारे लिक्विड्स का उनके बॉइलिंग पॉइंट पे जो टेम्परेचर है वो सेम रहता है, ठीक है। तो ये भी फॉल्स है। उनके मतलब बॉइलिंग पॉइंट्स पे सबका वेपर प्रेशर, इस दुनिया में दो अलग अलग लिक्विड्स का जो वेपर प्रेशर है वो अलग अलग ही तो रहेगा ना, बॉइलिंग पॉइंट पे सेम सबका कैसे सेम रहेगा? दिस इज लाइक एब्सर्ड। ऑप्शन नंबर सी, द सेम ओके, वेपर प्रेशर ऑफ ऑल लिक्विड्स इज सेम एट देयर रिस्पेक्टिव फ्रीजिंग पॉइंट। उनके फ्रीजिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर वो तो घट जाता है ना फ्रीजिंग पॉइंट पे, तो डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। यस, आपके लिक्विड के वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, विच इज नॉट करेक्ट क्रिस्टल्स हैव, कहता है कौन सा इनमें से सही नहीं है जो क्रिस्टल्स के लिए। क्रिस्टल्स हैव कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन, कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन मतलब फिक्स हीट ऑफ फ्यूजन, ट्रू है ये। शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है उनका, डेफिनेट 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, एक फिक्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, तभी तो उनको क्रिस्टल कहते हैं। ये फॉल्स हो गया, तो ऑप्शन डी इज द आंसर। नेचुरल रबड़ इज पॉलीमर ऑफ, ये आपको याद रखना बच्चों, आइसोप्रीन का होता है। नेचुरल रबड़ आइसोप्रीन से बना होता है। देखिए ऐसे करके जो आपके बहुत सारी कह लीजिए कि मोनोमर्स जो हैं, ये मोनोमर यूनिट होती है आपके जो है नेचुरल रबड़ की, और ये यहाँ से ऐसे करके रिपीट होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, व्हेन दिस इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH। देखिए याद रखना आपको अल्कोहलिक KOH का हमेशा क्या मीनिंग होता है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करवाने का, यानी कि हेलोजन को भी निकाल देगा और हाइड्रोजन को भी निकाल देगा। तो यहाँ पे ये रहा हेलोजन और यहाँ से निकाल देगा हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ से निकाल देगा हाइड्रोजन, सेटजफ रूल के अकॉर्डिंग स्टेबल अल्कीन बनाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मिथाइल अमीन इन बेंजीन सॉल्यूशन इज, बेंजीन सॉल्यूशन के अंदर पूछ रहा है। देखिए इंपॉर्टेंट बात है, बेंजीन सॉल्यूशन के अंदर पूछ रहा है। अगर आपको पानी में पूछेगा तो हमेशा सेकेंडरी जो अमीन होते हैं उनका बेसिक स्ट्रेंथ आपको हमेशा सबसे ज्यादा बताना है, लेकिन क्योंकि वो आपको नॉन पोलर सॉल्यूशन के अंदर पूछ रहा है तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सबसे ऑप्शन नंबर बी जो है वो आंसर आ जाएगा। टर्चरी अमीन सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। ओके, तो कुछ लोग यहाँ पे ये सोच के कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे किसी में भी सेकेंडरी अमीन तो दिया ही नहीं हुआ ऑप्शन, वरना नॉर्मली मिथाइल के लिए क्या होता है, सेकेंडरी अमीन सबसे ज्यादा बेसिक होता है, फिर प्राइमरी होता है और फिर थर्ड टर्चरी होता है मिथाइल के लिए, है ना, अगर यहाँ पे आर ग्रुप आपका मिथाइल हो। क्वेश्चन नंबर 41, द टर्म इनवर्ट शुगर रेफर टू एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ, इनवर्ट शुगर किसका बना होता है बच्चों, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का बना होता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का बना होता है ना। ग्लूकोज जो होती है आपकी इसमें लिवोरोटेटरी होती है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और फ्रुक्टोज जो होती है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होती है, इसलिए इसको इन्वर्ट जो आपकी शुगर है वो बोला जाता है। ओके, तो ये ऑप्शन सी इसका आंसर नहीं आएगा, बी आएगा। मेसोटार्टारिक एसिड इज ऑप्टिकली एक्टिव बिकॉज ऑफ, ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होता है मेसोटार्टारिक एसिड, क्या होता है मेसोटार्टारिक एसिड, ये आपका मेसोटार्टारिक एसिड होता है, ये COOH, यहाँ पे COOH, यहाँ पे OH लगा होता है और यहाँ पे OH लगा होता है। यहाँ से आपका जो यहाँ से नहीं, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें से आप पास कर सकते हैं, अगर आप ऐसे पास करेंगे तो, अगर आप ऐसे प्लेन ऑफ सिमेट्री इन दोनों
COH को अगर सेंटर मतलब प्लेन से जो है गुजारेंगे इनके, तो यहाँ से आपको मिरर इमेज जो है इसकी मिलेगी। मीजो बोला भी हुआ है, मीजो सेंटर है इसमें, मीजो सेंटर है इसमें अगर, तो क्या होता है एक्चुअली इसको ऐसे लिखने की बजाय ना ऐसे लिखना ठीक रहता। मैं आपको बता देती हूँ चलो, क्योंकि ना ऐसे देखने से ऐसा लग रहा है कि इसमें से प्लेनोसिमेट्री तो पास हो नहीं सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे ये आपका कंपाउंड घूम सकता है तो OH घूम के उस तरफ जा सकता है और यहाँ पे COOH आ सकता है। अब यहाँ से आप प्लेनोसिमेट्री पास करेंगे तो प्लेनोसिमेट्री पास हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इज द आंसर। आगे देखिए 43, द कंपाउंड विच कैन फॉर्म इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज, जिसके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो वो वाला कंपाउंड बता दो। मेटा हाइड्रोक्सी बेंजल्डेहाइड, ये आपका बेंजल्डेहाइड का ग्रुप हो गया CHO, रुको थोड़ा खोल के लिखेंगे इनको। इंट्रामोलिकुलर मतलब मॉलिक्यूल के अंदर अंदर आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग चल रही है। क्या यहाँ से इतनी दूर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है? नहीं। सेलिसल्डिहाइड, सेलिसल्डिहाइड में क्या होता है बच्चों, सेलिसल्डिहाइड में ये हाइड्रोक्सी ग्रुप और जो ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, ये दोनों ऑर्थो पोजीशन पे लगे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, यस। बेंजल्डेहाइड, ये क्या बेंजल्डेहाइड, बेंजल्डेहाइड तो बेंजल्डेहाइड में तो क्या होगा बच्चों, अकेला CHO ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो किसके साथ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए भी तो ग्रुप चाहिए होगा ना, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डेहाइड, पैरा पोजीशन पे ये आपका CHO हो गया, ये आपका OH हो गया। पैरा पोजीशन, यहां से हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है क्या? नहीं, ये इंट्रामोलिकुलर दिखाने की बजाय इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता होता है। कमेंट सेक्शन में सब लोग बताएंगे क्या सबको पता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है। ठीक है, अभी के लिए आंसर ए आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन, सबसे ज्यादा एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट किस में? एक्टिव हाइड्रोजन मतलब जो बाहर जा सकते हैं। एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3, बाहर जा सकते हैं मतलब कि जो आपके ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर एटम के साथ डायरेक्टली जुड़े होंगे। तो यहाँ पे देखिए ये आपका एसिटिक हाइड्रोजन सॉरी एसिटिक एसिड होता है, इसमें एक ही हाइड्रोजन डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, यानी कि एक ही एक्टिव हाइड्रोजन है। मीथेन क्या होता है? CH4, इसमें तो ऑक्सीजन है ही नहीं, तो ये तो बिल्कुल नहीं होता। ग्लिसरॉल क्या होता है बच्चों? CH2OH, 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 कितने एक्टिव हाइड्रोजन है इसमें? 3। मिथेनॉल क्या होता है? CH3OH, कितने एक्टिव हाइड्रोजन है? 1। तो ऑप्शन कौन सा आ गया? C, ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 में दे रखा है द ट्रांसप्लांट स्पीशी इन्वॉल्व इन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इज, कहता आप बेंजीन का नाइट्रेशन करवाना चाहते हैं, यानी कि HNO3 से रिएक्शन करवाते हैं उसकी नाइट्रिक एसिड से, नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 की प्रेजेंस में, क्या बाहर निकलता होता है? NO2 पॉजिटिव। ये बेंजीन रिंग के पाई बॉन्ड इस पे जाके अटैक करते हैं, यही होता है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगाते हैं हम? NO2 ग्रुप लगाते हैं। इसको कौन सा आयन बोलते हैं? नाइट्रोनियम आयन। क्या यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है? इसके ऑप्शन में नाइट्रोनियम आयन नहीं दे रखा। नाइट्रोजन आयन क्या होता है? ये आंसर ए कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर आपका या तो नाइट्रोनियम आयन दे रखा होगा तो करके ये ऑप्शन आंसर आ जाएगा, नहीं तो ये आपका जो है क्वेश्चन आपके उसमें जाएगा, ग्रेस में जाएगा। Which one of the following will undergo meta, ये अलग अलग वर्ड है, undergo meta substitution on monochlorination, यानी कि इनमें से कौन है जो मेटा पोजीशन पे क्लोरीन को लगाएगा जब हम क्लोरीनेशन उसका करवाएंगे। क्लोरीनेशन मोस्टली Cl2 डालने से करवाते हैं, इनमें से मोस्टली Cl पॉजिटिव पे आपकी बेंजीन रिंग आके अटैक करती होती है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल पे आपकी बेंजीन रिंग अटैक कर रही होगी। अब हमें ये देखना है कि जो भी इतने ग्रुप्स आपको दिए हुए हैं इनमें से कौन सा स्पीशी है
जो इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पे ऐड करवाएगा। तो बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन यानी कि O C2H5, ये आपका लोन पेयर होते हैं इसके पास। आप इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करना चाहते हैं, वहां ऐड होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये आपको पता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पोजीशन पे आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाने के बाद यहाँ पैरा पोजीशन पे भी आएंगे। तो ये तो इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ पे अटैच करेगा, तो ऑर्थो पे या पैरा पे, यानी कि ये क्या आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग आपका जो है कह लीजिए कि स्पीशी होता है, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है आंसर होना। ये क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। क्लोरोबेंजीन भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होती है। इथाइल बेंजोएट, फिनोल भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो आंसर तो आ गया हमारे पास सी, ठीक है। इथाइल बेंजोएट होता क्या है ना, सही लिखा है। अब देखिए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खींच के रखेगा बेंजीन रिंग से भी, तो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे आपके इलेक्ट्रोफाइल को, तो कहाँ कौन सी जगह बच गई, मेटा बच गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच विल आंसर फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। हमने और भी बहुत सारे वीडियोस में इसको सॉल्व किया है। फेलिंग सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एल्डेहाइड्स को ऑक्सीडाइज करता है। कैसे ऑक्सीडाइज करता है, कॉपर और OH नेगेटिव आयंस आप डालते हैं एल्डेहाइड में, ठीक है, और उससे क्या होता है RCOO नेगेटिव, ऐसे आपका कंपाउंड बनता होता है ना, ऑक्सीडेशन होता है। और कौन से, आपके एलिफेटिक एल्डेहाइड्स को ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। तो एलिफेटिक एल्डेहाइड्स को ऑक्सीडाइज नहीं, एलिफेटिक नहीं, किसी को भी एल्डेहाइड्स को करता है बेसिकली, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, ये एल्डेहाइड्स को करता है बेसिकली, बट वो सबको ही करता है फिर फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है। ओके ओके, तो यहाँ पे देखिए एल्डेहाइड कौन है, ये तो इथेनॉल है, ये एसीटोन है। माल्टोस तो आपको पता ही है, ऐसे करके आपकी ये रिंग्स जो होती हैं वो जुड़ी हुई होती हैं, ग्लूकोज रिंग्स, ये आपका माल्टोस होता है। इसके अंदर OH ग्रुप लगा हुआ होता है, सब जगह OH ग्रुप लगा हुआ होता है। तो ये भी आपका अल्कोहल ही है एक तरीके से, कोई एल्डेहाइड तो है नहीं। तो लास्ट ऑप्शन बेंजल्डेहाइड का बच गया, ऑप्शन डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। इनमें से कौन सी कार्बन की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं है। कैटेनेशन है, कैटेनेशन मतलब खुद से ही बॉन्ड बनाता है कार्बन, ये दुनिया पूरी कार्बन के एटम से बनी हुई है। इट फॉर्म्स कंपाउंड विद मल्टीपल बॉन्ड्स, यस बनाता तो है ना, ट्रिपल बॉन्ड तक भी आपका कार्बन जो है बॉन्ड बनाता है। इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर एक्सेप्शनली हाई है हाँ, एक्सेप्शनली हाई होते हैं इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। वो किस वजह से होते हैं, कैटेनेशन की वजह से ही होते हैं। इट शोज सेमी मेटेलिक कैरेक्टर, ये फॉल्स है। आपका कार्बन नॉन मेटल होता है। आपको मान लीजिए ऑप्शन सी में भी अगर कोई आपको जो है डाउट है, तो ऑप्शन डी को पढ़ने के बाद तो आपका डाउट पूरी तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। कार्बन हमेशा नॉन मेटल की तरह हमने देखा है कार्बन को, ओके। क्वेश्चन नंबर 49, वाटर रिएक्ट्स विद अल्युमिनियम कार्बाइड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। कहता है अल्युमिनियम कार्बाइड के साथ रिएक्ट करता है Al2O3 के साथ रिएक्ट करता है आपका कौन, वाटर, पानी। तो देता क्या है AlOH थ्राइस दे देगा, प्लस में इसको बैलेंस कर लीजिएगा, बैलेंस करके चलिए, ठीक है। आप लोगों का टास्क है बैलेंस करके बताइएगा कि कितना CH4 आपको मिलेगा प्रोडक्ट में, कमेंट सेक्शन में बताना, ओके। तो मीथेन इज द आंसर, ओके। नेक्स्ट, ओलेफिन कैन बी हाइड्रोजनेटेड बाय। ओलेफिन्स क्या होती हैं, ओलेफिन्स आर नथिंग, olefins are nothing but double bond
जहां पर आपके कार्बन्स में होता है उनको ओलेफिन्स कहते हैं, ठीक है। तो ओलेफिन्स को हाइड्रोजिनेट करना आपको, मतलब कि आपको ये कार्बन कार्बन का जो ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ना, सॉरी आई एम सो सॉरी, आपको यहाँ पर ये डबल बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच करना और यहाँ पे भी हाइड्रोजन अटैच करना है। ऑप्शंस देखते हैं। लिथियम हाइड्राइड कर पाता है ऐसा? नहीं, फॉल्स। लिथियम हाइड्राइड ऐसा नहीं कर पाता। लिथियम हाइड्राइड आपके कार्बोनिल कार्बन्स को जो है एल्कोहल तक ले जाता है, इतना ही कर सकता है बस। नेसेंट हाइड्रोजन से ऐसा पॉसिबल है? नहीं, उसके साथ उसको आपको सरफेस तो देना पड़ेगा ना। रेने निकल एंड हाइड्रोजन, यस दिस इज ट्रू। जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नो। ये अच्छा ठीक है, आप लोगों के लिए काम है अब इसमें फिर से कमेंट सेक्शन में बताना, ये जो ऑप्शन ए दे रखा है ये आपको एक नेम रिएक्शन दे रखी है, कौन सी नेम रिएक्शन है ये, और ये किस चीज को रिड्यूस करने में काम आती है। ओके, तो ऑप्शन बी आपका आंसर रहेगा। चलिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन पेपर जो 2000 आपका 4 का है वो कंप्लीट। सॉरी, आई थिंक समथिंग वेंट। लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी है आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और जो है हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, और हम आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियोस तो लेके आ ही रहे हैं। तो कीप इन टच with the Bansal Academy YouTube channel and see you in the next video.